हेलो माय डियर न्यू फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक ये हमारी पहली मुलाकात है। इससे पहले ना आप मुझे जानते होगे और ना मैं आप लोगों को। तो आप सब सीनियर हो ही गए, बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा होगा। अब तो एकदम शेर और शेरनियों वाली फीलिंग आ रही होगी। कई सारे लोग तो मन ही मन कोरोना को भी कोस रहे होंगे। नई क्लास की एक झलक तक नहीं देखने दी। खैर कोई ना, सारी दुनिया एक तरफ और अपन लोग की पढ़ाई एक तरफ। तो चलिए अब हम अपनी नई फ्रेंडशिप और नए अंदाज में पढ़ाई का सफ़र शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है मीटिंग सीज़ेन। इसके ऑथर हैं सर माइकल मॉरफुर्गो। ये एक इंग्लिश ऑथर, पोएट और प्लेराइट है। इन्हें इनकी नॉवेल्स और स्टोरीज के लिए खास तौर पर जाना जाता है, जो मेनली बच्चों के लिए होती है। इनकी कई सारी कहानियों पर तो मूवीज भी बन चुकी है। 2003 से 2005 के बीच में पूरे यूनाइटेड किंगडम में इन्हें चिल्ड्रंस लॉरिएट के नाम से जाना जाता था। तो लॉरिएट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे बहुत ही बड़ा सम्मान मिला हो, वो भी किसी ऐसे चीज के लिए जो उन्होंने किसी खास फील्ड में अचीव किया हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले है यानिक। ये आप लोगों के ही एज का एक यंग बॉय है। दूसरी है अमेंडाइन, ये यानिक की कजिन है। तीसरे हैं मिस्टर बर्नो, यानिक के अंकल और अमेंडाइन के फादर। और चौथे हैं पिकासो, ये एक बहुत ही फेमस पेंटर है। अब हम सब इसके टाइटल को क्लियर करते हैं। टाइटल है मीटिंग सीज़ेन। ये सीज़ेन क्या है, कोई नाम है? हाँ, ये एक नाम है। तो क्या आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि जिससे मिलना है मैंने उसी को मेन कैरेक्टर में नहीं बताया? कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के बाद, इसलिए एंड तक एकदम ध्यान से सुनिए, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं इसे। ये कहानी स्टार्ट होती है यानिक से, जब वो अपनी मम्मी की बुक को पलट रहा होता है और उसमें बनी फ्रांस की कुछ पेंटिंग्स को निहार रहा होता है। यहाँ प्रोविंस का मतलब है साउथ ईस्टर्न फ्रांस का एक रीजन, जो उसकी सीनरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये सारी पेंटिंग्स बनाई किसने थी? बताओ। तो ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी सीज़ेन ने। यही है हमारे सीज़ेन, जो एक मिस्ट्री है। इनके बारे में आगे बात करते हैं। एक बार गर्मी के मौसम में यानिक को मौका मिलता है कि वो अपने अंकल की फैमिली के साथ छुट्टियां मना के आए। जैसे आप लोगों के समर वैकेशंस होते हैं ना, ठीक वैसे इसके भी वैकेशन चल रहे थे। और ये पहुंच जाता है अपने अंकल के पास। यानिक का मन तो बड़ी ही जल्दी वहाँ पे लग गया। यानिक के अंकल वहीं पे गांव में एक रेस्टोरेंट चलाते थे और यानिक अक्सर वहाँ पे उनकी हेल्प कर दिया करता था। एक दिन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भागदौड़ और शोरगुल मचा हुआ था। और ये शोरगुल किसके लिए था? तो एक बहुत ही फेमस मैन के लिए, जो उस रेस्टोरेंट के सबसे बेस्ट कस्टमर थे। वो वहाँ पे विजिट करने वाले थे। अब ये आदमी कौन थे और इनके लिए इतना ज्यादा सब कुछ क्यों किया जा रहा था? तो इसका आंसर भी आगे है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके मेन कंटेंट को। तो आप सब देखिए पैरा नंबर 1। इस पूरी स्टोरी को यानिक अपने शब्दों में नरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आई है वो यानिक अपने लिए यूज कर रहा है। उस शाम यानिक की कजिन अमेंडाइन उससे कहती है कि आज उसे सारे काम प्रॉपर वे में करने हैं, क्योंकि आज उनके बेस्ट कस्टमर आने वाले हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए। अमेंडाइन उस बेस्ट कस्टमर के बारे में और भी बताती है कि वो उसके विलेज में एक चैट्यू में रहते हैं। फ्रेंच कंट्री में बड़े बड़े होम और कैसल को चैट्यू कहा जाता है। अमेंडाइन ये भी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। जब यानिक अमेंडाइन से पूछता है कि वो क्या चीज के लिए फेमस है, तो अमेंडाइन कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। यानिक का सवाल सुनकर अमेंडाइन थोड़ा झुंझला जाती है और उससे कहती है,
सवाल पे सवाल, जब देखो सवाल पूछते रहते हो। जाओ जाकर लकड़ियों का बंडल उठा करके लाओ। अमेंडाइन का जवाब सुनने के बाद यानिक कुछ भी नहीं कहता और जब गेस्ट आते हैं तो वो बस उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो फेमस आदमी जो भी था, यानिक को वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी मैन लगता है। मतलब एक साधारण इंसान ही लगता है जिसके सर पे ज्यादा बाल नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी यानिक को तब होती है जब वो फेमस आदमी यानिक के द्वारा बनाए गए क्रीम ब्रूले को खाते हैं। जब वो फेमस आदमी और उसके बाकी सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो वो सारे लोग मिलकर टेबल को साफ करना शुरू कर देते हैं। यानिक पेपर टेबल क्लॉथ को खींच लेता है, उसे फोल्ड करके आग में डाल देता है जैसा कि वो हमेशा करता था। तभी अचानक पीछे से भागती हुई अमेंडाइन वहाँ पे आ जाती है। किसी रीज़न से वो टोंग्स की मदद से उस जलते हुए बर्निंग टेबल क्लॉथ को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पूरा टेबल क्लॉथ जल चुका था। टोंग्स एक तरह का डिवाइस है जिसका इस्तेमाल गर्म चीज़ों को उठाने के लिए किया जाता है। जब वो टेबल क्लॉथ पूरी तरह जल जाता है, अमेंडाइन यानिक की तरफ मुड़ती है और उसे डांटते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, यू फूल, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो यानिक उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? इस पर अमेंडाइन कहती है कि जो आदमी अभी यहाँ से गए उन्होंने इस टेबल क्लॉथ पे कुछ ड्राइंग बनाया होगा और ये पापा के लिए एक टिप था अगर उन्हें पापा के द्वारा बनाया गया खाना पसंद आया होगा। लेकिन तुम गए और जाकर उस पूरे टेबल क्लॉथ को फायर में डाल दिया। वो दुनिया के सबसे फेमस पेंटर हैं, इडियट। इतना कहने के बाद अमेंडाइन रोना शुरू कर देती है। जितने भी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो सब अपना खाना छोड़ देते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी अंकल बर्नो वहाँ पे थोड़े गुस्साते हुए आते हैं और आकर अमेंडाइन से कहते हैं, व्हाट इज इट, ये क्या है? तो अमेंडाइन रोते हुए कहती है, पापा, वो यानिक, इसने पूरा का पूरा टेबल क्लॉथ आग में डाल दिया और साथ में वो ड्राइंग भी। तो मिस्टर बर्नो अमेंडाइन से पूछते हैं, क्या तुमने यानिक को बताया था? क्या यानिक को ये पता था कि उस टेबल क्लॉथ पे कोई स्केच बना हुआ है जो वो फेमस पेंटर हमारे लिए बना के गए हैं? ये सुनकर अमेंडाइन यानिक की तरफ देखती है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। यानिक को लगा कि अमेंडाइन झूठ बोलेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेंडाइन अपना सर झुकाते हुए मिस्टर बर्नो से कहती है, नहीं पापा, यानिक को कुछ भी नहीं पता था। तो मिस्टर बर्नो अमेंडाइन को समझाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें यानिक को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। बताओ, क्या तुम उस चीज के लिए यानिक को ब्लेम करोगी जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है? यानिक को अभी सॉरी बोलो। अपने पापा की बात सुनकर अमेंडाइन बहुत ही धीमी आवाज में यानिक को सॉरी बोलती है, लेकिन अब भी वो अपनी नजरें झुकाए हुए ही थी। यहाँ मम्बल्ड का मतलब है धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाना। अब अंकल बर्नो अपना हाथ यानिक के कंधे पे रख देते हैं और उससे कहते हैं, अमेंडाइन की बातों को दिल पे मत लेना। और तुम्हें पता है, हमारे स्पेशल गेस्ट को क्रीम ब्रूले सबसे ज्यादा पसंद आया। क्रीम ब्रूले एक फ्रेंच डेजर्ट है जो मेनली कस्टर्ड का बना होता है और उसके ऊपर शुगर यानी चीनी का एक लेयर होता है। फिर अंकल बर्नो यानिक से आगे कहते हैं, और उस क्रीम ब्रूले को तुमने बनाया था, है ना? इसलिए वो ड्राइंग भी तुम्हारे लिए ही होगा। मैं सच बोल रहा हूँ। हमें हमेशा सारी चीजों को पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। जब तुम उस पेपर टेबल क्लॉथ को उठा रहे थे तो एक टाइम के लिए तुमने उस ड्राइंग को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था जो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर के द्वारा बनाया गया था। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अंकल बर्नो बड़े प्यार से यानिक को ये सारी बातें समझा रहे थे। बाद में जब यानिक बाथरूम जा रहा था तो वो अमेंडाइन को अपने रूम में रोते हुए सुनता है। अमेंडाइन का रोना यानिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसके रूम का दरवाजा नॉक करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर यानिक अमेंडाइन से कहता है,
आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर एमेंडाइन अब रोना बंद कर चुकी थी। एमेंडाइन थोड़ा सिसकते हुए यानिक से कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी यानिक, मुझे बस इस बात पे रोना आया कि पापा ने मुझ पे गुस्सा किया, और पापा मुझे तभी डांटते हैं जब मैंने सच में कोई बहुत बड़ी गलती की हो। मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी। फिर वो यानिक को देखकर स्माइल करने लगती है। उस पूरी रात यानिक को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो सारी चीज़ों को फिर से सही करना चाहता था और एमेंडाइन को खुश देखना चाहता था। काफ़ी देर सोचने के बाद अब उसके दिमाग में आइडिया आ चुका था कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। अगली सुबह यानिक मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है, बल्कि वो गांव में उस चैट्यू की तरफ जाता है जहाँ पे वो फेमस पेंटर रहते थे। और चैट्यू के पास पहुंचकर वो तब तक वेट करता है जब तक कि वहाँ पे कोई भी इंसान नजर न आए, यानी उसे वो पूरा जगह सुनसान चाहिए था। वो गेट फांद कर अंदर आता है और पेड़ से नीचे उतरते हुए उस चैट्यू में एंटर कर जाता है। चैट्यू के अंदर बहुत घने पेड़ पौधे थे, बिल्कुल जंगल के जैसा लग रहा था। और वहीं पे बैठे हुए थे वो बूढ़े आदमी जो उस दिन उसके अंकल के रेस्टोरेंट में आए थे। वो अकेले ही धूप में सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और कुछ स्केच कर रहे थे। वो बिल्कुल शांति से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी यानिक से थोड़ी सी गलती हो जाती है, जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो यानिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो यंग मैन। अब तक यानिक उस पेंटर के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। जब वो उसे देखता है तो उसे फील होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ओल्ड हैं, लेकिन इनकी आंखें अब भी बहुत यंग हैं, बहुत ब्राइट हैं और बहुत ही सर्चिंग है। यानिक उनसे पूछता है, क्या आप मिस्टर सीजेन हो, वो फेमस पेंटर? यानिक की बात सुनकर वो बूढ़े आदमी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर यानिक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है कि मेरी माँ कहती है कि आप इस दुनिया के ग्रेटेस्ट पेंटर हो। ये सुनकर वो बूढ़े आदमी स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है। तुम्हारी माँ सच में बहुत ही वाइज है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को अकेले यहाँ पे आने क्यों दिया? फिर यानिक उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ पे क्यों आया है और क्या चाहता है। यानिक की बातें सुनकर वो फेमस पेंटर अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं, मतलब अपने आईब्रोज को थोड़ा उठा लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, अब मुझे याद आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं जरूर तुम्हारे अंकल बर्नो के लिए एक दूसरी पिक्चर बना दूंगा। उन्हें क्या पसंद है? नहीं, उससे बेटर होगा कि तुम ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो यानिक कहता है कि मुझे सेलिंग बोट्स बहुत पसंद है। मतलब पानी में तैरते हुए बोट्स यानिक को बहुत पसंद थे। फिर यानिक उनसे कहता है, क्या आप मेरे लिए उन बोट्स को ड्रॉ कर सकते हो? तो वो फेमस पेंटर कहते हैं, ओके, मैं ट्राई करता हूँ। उस फेमस पेंटर को वो सेलिंग बोट बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो बहुत ही फास्टली ड्रॉ कर रहे थे और एक बार भी उन्होंने अपने नज़रों को ऊपर नहीं उठाया। लेकिन जब वो ड्रॉ कर रहे थे तभी वो यानिक से पूछते हैं कि तुमने ये सेलिंग बोट्स कहाँ पे देखा है, और ये भी पूछते हैं कि यानिक पेरिस में कहाँ पे रहता है। फिर वो अपने बारे में भी बताते हैं कि उन्हें पेरिस बहुत पसंद है, वहाँ के सेलिंग बोट्स भी बहुत पसंद है। बातों बातों में पेंटिंग पूरी हो जाती है। फिर वो फेमस पेंटर अपने स्केच बुक से उस पेज को फाड़कर निकालते हैं और उससे यानिक को दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? तो यानिक कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है 4 सेलिंग बोट्स रेस कर रहे हो किसी सी में, और सामने में एक लाइट हाउस भी है। और मैंने ऐसा ही सीन ब्रिटानी में देखा था। ब्रिटानी नॉर्थ वेस्ट फ्रांस का एक कोस्टल टाउन है। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि जब भी कोई फेमस पेंटर अपनी पेंटिंग बनाते हैं तो नीचे अपने नाम को लिख देते हैं। तो इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर ने भी अपने नाम को नीचे लिखा था, लेकिन वो नेम था पिकासो। ये पिकासो नाम देखकर यानिक उनसे कहता है,
मुझे लगा आप सीजेन हो। ये सुनकर वो पेंटर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, काश ऐसा हो पाता। और फिर वो यानिक को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। तो इस पूरी कहानी में ट्विस्ट यही है कि यानिक को ये लगता है कि उस शाम जो उसके रेस्टोरेंट में आए थे वो वही फेमस पेंटर सीजेन है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो फेमस पेंटर थे उनका नाम पिकासो था। तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो फेमस पेंटर थे वो पिकासो थे। दैट्स ऑल। ये कहानी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।